हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक्स हमें हमेशा से एक ही कहानी सुनाती आ रही है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चल के ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और हमें आज़ादी दिलवाई। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या पूरी सच्चाई यही है या फिर इसके पीछे एक ऐसा राज है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया, जिसकी शायद रियलिटी कुछ और हो। आज के टाइम पर आप किसी भी कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट से पूछो भारत को आज़ादी किसने दिलवाई, तो ऑलमोस्ट सभी का जवाब एक ही होगा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। और महात्मा गांधी की मूर्ति हर शहर के चौराहे पर लगी हुई होती है। करेंसी नोट पर उनका चेहरा होता है और टेक्स्ट बुक में उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें तो पता चलता है कि कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी उसे बताया गया है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे डजन ऑफ लोगों का खून और उनका बलिदान रहा है। अब सवाल ये है, क्या सच में गांधी जी की अहिंसा की मूवमेंट ने ब्रिटिश को निकलने पर मजबूर किया या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह? इस कहानी को विस्तार में समझने के लिए हमें चलना होगा आज से कुछ समय पहले 1850 से, क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, 1857 को लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे सुप्पा मुटिनी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की बगावत से हुई थी। बहुत से इंडियन किंग्स, नवाब्स और आम लोग इसमें शामिल हुए और इसके बाद बहादुर शाह जफर को इस लड़ाई का एक सिंबॉलिक लीडर भी बनाया गया। ये क्रांति वॉयलेंट थी। लोगों ने तलवार उठाई, तोपें चलाई, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। ब्रिटिश ने भी पूरे दाम में खून बहा दिया और आखिर में ये आंदोलन फेल हो गया। लेकिन एक मैसेज छोड़ गया कि सिर्फ एकता और रेसिस्टेंस ही ब्रिटिश को चैलेंज कर सकता था। अब 1857 के बाद ब्रिटिश और भी ज़्यादा सावधान हो गया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच फासले क्रिएट करने लगे। साथ ही इंडिया के लोगों को अनसिविलाइज्ड कहकर अपने रूल्स को जस्टिफाई करने लगे। अब जो पहली मूवमेंट थी वो फेल हो चुकी थी और उसके बाद टाइम आता है 1885 का। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। आपको लगता होगा कि कांग्रेस सिर्फ आज़ादी के लिए बनी थी, लेकिन रियलिटी में इसकी शुरुआत अलग थी। कांग्रेस को बनाया था A.O. हेमे ने, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। कांग्रेस इनिशियली एक डिबेटिंग क्लब की तरह थी, जहाँ एजुकेटेड इंडियंस अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस किया करते थे। उनका मकसद आज़ादी नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश के अंदर थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स। अब मॉडरेट्स की कैटेगरी में थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। वो पेटिशंस और डायलॉग्स में बिलीव करते थे। इसके दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ये सब वॉयलेंट स्ट्रगल और मास मोबिलाइजेशन में बिलीव करते थे। यहीं से एक बड़ा आइडियोलॉजिकल डिवाइड शुरू होता है। अब इसके बाद एंट्री होती है गांधी जी की। 1915 का टाइम। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। वहाँ उन्होंने नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट का एक्सपेरिमेंट किया था और उनको इसमें सक्सेस भी मिली थी। अब इंडिया आने के बाद गांधी जी तुरंत कांग्रेस के अंदर एक पावरफुल लीडर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक थी। सिंपल लाइफस्टाइल, अहिंसा की बातें और आम लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का कैरेक्टर चेंज होता है। पेटिशंस और स्पीचेस की जगह मास मूवमेंट शुरू होती है। इसके बाद 1917 में उन्होंने कैंपेन सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में, और अहमदाबाद माइल स्ट्राइक, वो भी 1918 में लीड की।
और ये सभी सक्सेसफुल हुई। और इसी सक्सेस के बाद आम लोग उन्हें मसीहा समझने लगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ब्रिटिश गांधी जी की अहिंसा से डर गए थे या फिर उनके पीछे एक और ही कहानी छुपी है? अब 1919 का चंद्र हुआ। अब जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के लोगों पर गोलियां चला दी और हजारों लोग मारे गए थे। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया था। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की। इसका टाइम पीरियड 1920 से 22 तक था। ये पहला ऐसा मूवमेंट था जहां करोड़्स ऑफ इंडियंस ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। अब इस समय तक आते आते ब्रिटिश को लगा कि इंडिया में उनका रूल अब सीरियसली चैलेंज हो रहा है। लेकिन फिर इसके बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आया, चोरी चोरा इंसिडेंट। ये शुरू होती है 1922 में। वॉयलेंट प्रोटेस्ट में लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिए और 20 से ज़्यादा पुलिसमैन शहीद हो गए इन सब में। इसके बाद गांधी जी ने तुरंत पूरा मूवमेंट विड्रॉ कर दिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था। लेकिन इस डिसीजन ने बहुत से रिवोल्यूशनरीज को डिसअपॉइंट कर दिया। अब यही वो समय आता है जब एक पार्लर स्ट्रगल चल रहा था, जो टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होता। अब ये फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे रिवोल्यूशनरीज वॉयलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करने लगे थे। इन्होंने 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी, 1928 में सॉन्डर्स असैसिनेशन और 1929 में दिल्ली असेंबली बॉयलिंग, ये सब मूवमेंट्स थी। उनका मानना था कि ब्रिटिश सिर्फ तभी डरेगा जब उन्हें फिजिकल थ्रेट्स मिलेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गांधी जी और कांग्रेस उन मूवमेंट्स से दूर हो जाते हैं और गांधी जी ओपनली कहते हैं कि भगत सिंह का तरीका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ एक बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश दिखाई देता है, गांधी जी का अहिंसा वर्सेस रिवोल्यूशनरीज के वॉयलेंस के बीच। अब आता है समय 1930 का, जब गांधी जी ने शाल्ट मार्च दांडी यात्रा शुरू की। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट। पूरे देश में इसने एक वेव क्रिएट की। अब इसके बाद ब्रिटिश ने गांधी जी को जेल में डाल दिया, पर इसके बावजूद भी गांधी जी का मूवमेंट फेल नहीं हुआ, चलता रहा, क्योंकि ब्रिटिश ने कोई बड़ा कंसेशन नहीं दिया। पर इसके बावजूद भी गांधी जी एक ग्लोबल आइकॉन बने, क्योंकि फॉरेन मीडिया ने उनको एपोस्टल ऑफ पीस के रूप में प्रोजेक्ट किया और उनकी ये वाली मूवमेंट भी सक्सेसफुल रही। अब इसके बाद समय आता है 1942 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। इसमें ब्रिटिश ने इंडिया को बिना पूछे वॉर में घसीट लिया। इसके जवाब में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की, जिसका नाम था डू और डाई। इसमें आम लोगों ने बहुत वॉयलेंट प्रोटेस्ट्स किए, रेलवेज चला दिए, पुलिस स्टेशंस तोड़ दिए गए। पर अब इसके चलते कांग्रेस के ऑलमोस्ट सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया था। इसीलिए मूवमेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया और ब्रिटिश ने इसको इजीली सरप्रेस कर दिया। जब गांधी जी जेल में थे, उसी वक्त एक और मूवमेंट भारत भर में ग्रो कर रहा था, जो कि सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का था। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस की डेथ की हिस्ट्री नहीं देखी तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। अब जिस समय गांधी जी जेल में थे, उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और ब्रिटिश के खिलाफ डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन ली। इसमें जापानीज सपोर्ट के साथ आईएनए ने बुर्मा, अंडमान निकोबार तक मार्च किया। ये सब देखकर सबसे ज़्यादा डर गई ब्रिटिश, क्योंकि उसको डर था कि कहीं इंडियन आर्मी सोल्जर्स उनके खिलाफ ना हो जाए। और कुछ टाइम बाद उनका ये फियर रियलिटी भी बन गया। आईएनए ट्रायल्स के टाइम जब इंडियन नेवी और एयरफोर्स में म्यूटिनी हो गई, यानी उन्होंने कमांड्स लेने बंद कर दिए। अब इसके बाद 1946 में हुआ रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट।
जिसमें 20,000 से ज़्यादा सेलर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां ब्रिटिश को लगा कि अब उनकी खुद की फौज में लॉयल्टी नहीं रही। ठीक इसी के बाद ब्रिटिश एम्पायर बिना आर्मी के सस्टेन नहीं कर सकता। तो अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गांधी जी की नॉन वायलेंस से ब्रिटिश गया या फिर INA के नेवी रिपोर्ट से। तो इस पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले ने बाद में कहा कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस बहुत ही मिनिमल था और उनका वहाँ से जाने की असली वजह थी INA और इंडियन सोल्जर्स की डिसलॉयल्टी। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में गांधी जी की इमेज एक महात्मा के रूप में बनाई गई। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में वो सेंट्रल फिगर थे। तो शायद ये भी हो सकता है कि गांधी जी का नाम जो इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं वो कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हो और जो इंडिपेंडेंस का इम्पैक्ट था उसके पीछे ज़्यादा इफेक्ट महात्मा गांधी का नहीं बल्कि दूसरे फ्रीडम फाइटर्स का भी हो सकता है। अब इस पर आपका क्या मानना है कि महात्मा गांधी जी की वजह से इंडिपेंडेंस मिली या फिर उन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से मिली जो वॉयलेंट थे? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब।